Bismillahirrahmanirrahim. This is our course Dyes and Pigments, and the course code is 529 and lecture number 11. Today we have select one dye for study and for studying its chemistry, and that dye is alizarin dye. आज हम एलिजरीन डाई के बारे में पढ़ेंगे। एलिजरीन डाई के आइसोलेशन यानी उसके नेचुरल सोर्सेज से आइसोलेशन, स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन, सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ डाइंग, एप्लीकेशंस और समरी ऑफ मेजर पॉइंट्स एंड देन रेफरेंसेस फॉर फर्दर बुक रीडिंग। एलिजरीन डाई के बारे में पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अंडरस्टैंड कर सकें एलिजरीन डाई की केमिस्ट्री को, इसके नेचुरल सोर्सेस को और इसका आइसोलेशन प्रोसीजर और मैकेनिज्म ऑफ डाइंग और हाउ विल यू सिंथेसाइज दिस डाई इन द लैब और यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ द डाई। ये टॉपिक आपके कोर्स डाइज एंड पिगमेंट्स से लिया गया है। इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक्स हम जो है वो कवर कर चुके हैं। सो दिस इज आवर प्रेजेंट टॉपिक एलिजरीन डाई। एलिजरीन डाई एक नेचुरल डाई है जो कि हम एक मैडर प्लांट्स होते हैं, इंडियन मैडर प्लांट्स, रोज मैडर प्लांट्स, उसके रूट्स से हम आइसोलेट करते हैं। ये उसकी ड्राई रूट्स हैं और इससे हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। इस डाई के डिफरेंट शेड्स अवेलेबल होते हैं डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, जैसे कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। इसी तरह आप इसको एज अ स्टेनिंग एजेंट यूज कर सकते हैं फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पार्ट्स हैं एनिमल्स के या प्लांट्स के या स्पेशली एनिमल्स के जहाँ पे कैल्शियम जो है वो मौजूद हो या कैल्शियम के कंपाउंड्स मौजूद हो, ये उसको बहुत अच्छे से स्टेन कर लेता है और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एलिजरीन बेसिकली एक रेड डाई है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C14H8O4 है। And it is used for staining, it is used for dyeing cotton, wool, nylon and silk. हम इसके डिफरेंट नाम से वाकिफ हैं। इसको हम टर्की रेड कहते हैं इसके कलर की वजह से। टर्की रेड कलर होता है ये, और इसका केमिकल नेम है 1,2-डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन, जबकि इसको कमर्शियली मॉर्डन रेड 11 भी कहा जाता है। तो कमर्शियली इसका नाम मॉर्डन रेड 11 भी है, यानी कलर की वजह से रेड है, और ये चूंकि मॉर्डन डाई के तौर पर इसके मैकेनिज्म में ये टर्म हम सीखेंगे कि मॉर्डन डाई के तौर पर ये यूज होता है। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये बहुत पुराना डाई है जो कि रूट्स ऑफ प्लांट्स यानी मैडर जेनस के जितने भी प्लांट्स हैं उनके रूट्स से इसको यूज किया जाता रहा है। और 1869 में ये सबसे पहला सिंथेटिक डाई था जो कि लैब में सिंथेसाइज किया गया। तो अभी भी ये मेन इंग्रेडिएंट है मैडर लेक पिगमेंट्स का, और जिसको पेंटर्स जो हैं रोज रेड के लिए रोज मैडर को यूज करते हैं। अलिजरीन क्रिम्सन के नाम से भी इसको यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। तो वैसे तो ये अपने डीप रेड कलर की वजह से बहुत मशहूर है, लेकिन कुछ नॉन रेड एलिजरीन डाई भी अवेलेबल है मार्केट में। उनका नाम है एलिजरीन सायनिन ग्रीन, उनका कलर रेड नहीं होता, साइनो ग्रीन कलर होता है। एलिजरीन ब्रिलियंट ब्लू, ये भी अवेलेबल है नॉन रेड डाई में। You can use alizarin dye as a staining agent in biological research. आप biological research में इसको as a staining agent जो है वो यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बहुत सारे कैल्शियम और कैल्शियम लाइक कंपाउंड्स को स्टेन कर लेता है और ये बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल होते हैं। अब आते हैं आप एलिजरीन डाई को किस तरह आइसोलेट कर सकते हैं। 3 डिफरेंट प्लांट्स हैं, जैसे कि ये रुब्रिक टिंक्टोरम, ये रोज मैडर भी कहते हैं, और इसकी रूट्स हैं। इनको ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद इनकी ये कंडीशन हो जाती है, सन ड्राई किया गया और फिर उसको पाउडर किया गया, और ये पाउडर जो है ये हम यूज कर सकते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द रेड डाई, एलिजरीन डाई।
ये दूसरा एक प्लांट है सिट्रिफोलिया। ये नॉनी इसका फ्रूट है, लेकिन आप इसके बार्क से इसको आइसोलेट कर सकते हैं। एक और प्लांट है आर कार्डिफोलिया। ये इसको हम इंडियन मैडर भी कह सकते हैं, और इसकी शक्ल कुछ इस तरह होती है, लेकिन इसकी रूट्स से भी इसी तरह हम जो है वो एलिजरीन डाई जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एलिजरीन डाई को आइसोलेट किया था दो फ्रेंच केमिस्ट पीजे ओबिक्यूट और जे कोलिन ने इन 1826। इन्होंने दो डाई जो है वो मैडर प्लांट से आइसोलेट किए थे, एलिजरीन और परप्यूरिन। तो ये सबसे पहले डाई जो है वो 1826 में इन दोनों केमिस्ट ने इसको आइसोलेट किया। इससे पहले यूज होता रहा है, लेकिन आइसोलेट फर्स्ट टाइम हो गया था। तो हम इसको आइसोलेट कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। पाउडर्ड मैडर रूट्स को आप वाटर में सिमर करें एट मीडियम टेम्परेचर 60 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे रेड डाई जो है वो कलरेशन जो है वो अपीयर हो जाती है। आप इस सोल्यूशन को अल्कलाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कैल्शियम कार्बोनेट। सम टाइम हीट के एप्लीकेशन से ये हो सकता है कि डाई का जो शेड है वो चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत उसमें चेंज आ जाए। तो इसीलिए ये प्रेफरेबल होता है कि अगर आप इसको बजाय थोड़ा सा भी हीट करने के, माइल्ड टेम्परेचर पे हीट करने के, आप उसको सोक करके रख दें फॉर 4 to 7 डेज, और खुद ही डाई जो है वो उसमें ग्लिसरीन डाई जो है वो वाटर में आ जाता है और उसकी कलरेशन उसको आपको बताती है। बेसिकली एलिजरीन डाई का ये केमिकल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर तक हम कैसे पहुंचे, इसके लिए डिफरेंट केमिकल टेस्ट हैं। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला, यानी ये हमने डिराइव किया CHN एनालिसिस से। K C14H8O4 है इसका केमिकल फॉर्मूला। और जब आप इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो एंथ्रासीन है। देखिए, अगर ये एंथ्रासीन मॉइटी में यहाँ पे 3 एरोमेटिक रिंग इस लीनियर पोजीशन पे मौजूद होते हैं। इससे हमें ये बात पता चलती है, क्योंकि रिडक्शन के बाद हमें एंथ्रासीन मिला है, इसका मतलब है बजाते खुद ये एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, और एंथ्रासीन का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट जो है वो एंथ्राक्यूनोन हो सकता है। इसका मतलब है कि जो बेसिक इसका न्यूक्लियस है वो एंथ्राक्यूनोन टाइप हो सकता है। तो एलिजरीन जो है ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये एंथ्राक्यूनोन का डेरिवेटिव हो। हाँ, और इसके बाद दूसरा टेस्ट जो किया गया इसकी एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो दो एसिटाइलेशन पॉसिबल थी, तो जो इस बात को जाहिर करती है कि इसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकते हैं। तो विगोरस ऑक्सीडेशन से, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ये यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देता है, जिसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड या उसका एनहाइड्राइड, जो इस बात को जाहिर करते हैं कि ये दोनों OH एक दूसरे के साथ एडजेसेंट पोजीशन पे है। अदरवाइज जो है ये शो करता है कि इसमें सेम रिंग में, क्योंकि एक थैलिक एसिड जो है वो आपको ऐसा मिलता है जिसमें कोई OH नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों OH दूसरे रिंग पे इकट्ठे ही मौजूद हैं। आप इसको सिंथेसाइज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये जान लें कि ये सिंथेसाइज हुआ 1826 में, उसी एरा में जब इसको आइसोलेट किया गया, उसी वक्त उसी दौरान जर्मन केमिस्ट सी ग्रेव और सी लेबरमैन ने इनको एंथ्रासीन से सिंथेसाइज किया, और ये पहला नेचुरल डाई है जो कि सिंथेसाइज किया गया लैब में। उसी इसी दौरान इसी इंडिपेंडेंटली ब्रिटिश केमिस्ट ने भी इसको सिंथेसाइज किया था। तो मेथड्स ऑफ सिंथेसिस जो है वो ये हो सकते हैं, यानी 3 किस्म के आप मेथड्स यूज कर सकते हैं। आज हम, क्योंकि ये एक टेक्सटाइल डाई है, तो हम इसको डिफरेंट तरीकों से सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये है एंथ्राक्यूनोन से, ब्रोमिनेशन ऑफ एंथ्राक्यूनोन, और सिंथेसिस फ्रॉम केटिचोन। सबसे पहले एंथ्राक्यूनोन से। एंथ्राक्यूनोन आप एंथ्रासीन से बना सकते हैं, ये हमारा रॉ मटेरियल आप एंथ्रासीन से बना सकते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन करें सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपको देता है एंथ्राक्यूनोन।
The first step is sulfonation of anthraquinone at 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम इस तरह जाहिर करेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्राक्विनोन। फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट के बाद आपको मिलता है बीटा सल्फोनिक एसिड। एंथ्राक्विनोन बीटा सल्फोनिक एसिड, ये अल्फा पोजीशन है, दिस इज बीटा पोजीशन। उसके बाद आप सेकेंड स्टेप में आप इसको किसी भी अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, वो सोडियम सल्फाइड भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, जिससे ये सल्फोनिक एसिड SO3H जो है वो अपने साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम है एंथ्राक्विनोन बीटा सल्फोनेट। And then the third step is the fusion of this salt with the sodium hydroxide at 180 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे आपको एलिजरेट मिलता है, और इसकी एसिडिफिकेशन के बाद आपको एक अच्छी यील्ड में एलिजरीन डाई जो है वो मिलता है। Second method of synthesis is bromination of this anthraquinone. एंथ्राक्विनोन की ब्रोमिनेशन, और फिर उसको ट्रीट करते हैं जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड यू गेट एलिजरीन। And the third method of synthesis is from catechol. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप ट्रीट करते हैं एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। कैटिचोल का स्ट्रक्चर कुछ यूं है, ये कैटिचोल है। आप इसको थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब ट्रीट करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद आपको मिलता है डायरेक्ट वन स्टेप में एलिसरीन डाई 1,2 डाई हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। रेड कलर इसका प्रोमिनेंट कलर है। ये एक इनसॉल्युबल डाई है, वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कि एनहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, इसमें ये सॉल्युबल होता है। अलबत्ता अगर अल्कलाइन वाटर हो तो उसमें ये डिसॉल्व होके पर्पल कलर देता है, क्योंकि उससे ये सोडियम एलिजरेट बना लेता है। एलिजरीन को आप पीएच इंडिकेटर के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेस में ये एक प्रोमिनेंट कलर देता है, और इस तरह पीएच के चेंज से कलर भी चेंज होता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि रिडक्शन ऑफ एंथ्राक्विनोन, इससे आपको जो है वो एंथ्रासीन मिलता है। बिल्कुल इस तरह एंथ्राक्विनोन को अगर आप जिंक और अमोनिया के साथ रिड्यूस करें तो आपको मिलता है एंथ्रोबीन, जो कि जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, और बहुत सारी स्किन डिजीजेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन करें तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड, इससे आप एक हाइड्रोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं और आपको मिलता है 1,2,4 ट्राईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होती है, और आपको मिलता है थैलिक एसिड, यानी इसका स्टार्टिंग मटेरियल। डाइंग मेथड, डाइंग मेथड के अकॉर्डिंगली एलिजरीन डाई को हम मॉर्डेंट डाई कह सकते हैं, यानी अगर हम इसको डाई करना चाहते हैं, एज अ डाई यूज करना चाहते हैं, वी नीड मेटल ऑक्साइड और मेटल्स एज अ मॉर्डेंट। हमें एज अ मॉर्डेंट चाहिए, यानी एक ऐसा फिक्सर चाहिए जो कि इस डाई को सबस्ट्रेट के साथ फिक्स कर सके। वो फिक्सर या मॉर्डेंट जो है वो एल्यूमिनियम हो सकता है, जिससे रेड कलर मिलता है, आयरन हो सकता है, वॉयलेट कलर मिलता है, यानी ये मॉर्डेंट पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे, कि कलर ऑफ द डाई जो है वो उससे चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। क्रोमियम जो है वो ब्राउनिश रेड कलर देता है। किस तरह हम डाई करते हैं? आप सबसे पहले सबस्ट्रेट लें, उसे मॉर्डेंट के साथ जो है वो सोक करके रख दें, और उसके बाद उसमें डाई जो है वो डाल दें, जिससे आप ये डाई जो है डाई में ये सोक करके जब आप रखते हैं तो इससे वो फिक्सेशन हो जाती है। क्यों ये मॉडर्न डाई के तौर पर यूज होता है? आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ साइड्स हैं जो कि मेटल आयन के साथ कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के उसको दरमियान में फिक्स कर देती हैं। यही वजह है कि ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ लिंकर का काम करता है। ये मेटल आयन है जो कि ये सेलुलोज से बना फाइबर है, फैब्रिक है, जो कि इसके साथ जो है ये लिंकर का काम करता है डाई के साथ, और आसानी से उसको लिंक करता है। बिल्कुल इसी तरह आप देखें ये फैब्रिक के साथ इसने किस तरह लिंक बनाया हुआ है मॉर्डेंट ने,
और ये इसीलिए हम इसको मॉडर्न डाई कहते हैं। मुख्तलिफ सबस्ट्रेट पे ये मुख्तलिफ शेड्स देता है, जैसे कि आपको इस स्लाइड में विजिबल है। So this is the end of this lecture, and these are some books for further book reading.